जैसा कि हम सभी जानते हैं, ई समाज फाउंडेशन की स्थापना 2007 में 6 महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था और ई समाज 2007 में ही ई न्यूज़पेपर मैथिली में शुरू किया था, जो कि क्षेत्रीय न्यूज़पेपर हिंदुस्तान का पहला था कि क्षेत्रीय भाषा में न्यूज़पेपर निकालना। इसी प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने महिलाओं की एक दूसरी टीम ने विजुअल प्लेटफॉर्म पर लाने कर ई समाज फाउंडेशन से यह काम शुरू किया है, जिस कार्यक्रम का नाम स्पंदन है। स्पंदन की दूसरी कड़ी में हमारा विषय है वुमेन एंड मेंटल हेल्थ। कुछ दिनों पहले हम लोग अपने चहेते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की कहानी सुन रहे थे। आत्महत्या अपने आप में एक भयानक शब्द है। ऐसी कौन सी मानसिक स्थिति होती होगी जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचता है, अपने जीवन को समाप्त करने की सोचता है? ऐसी क्या मनोदशा होती होगी जो आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है? भयानक कोरोना एपिडेमिक में तो कई लोग अवसादग्रस्त हुए हैं और जूझ रहे हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना लाजमी है। स्वस्थता का अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं होता। जब कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ होता है, सही मायनों में सकारात्मक कार्य वो तभी कर सकता है। सोच का प्रभाव हमारे मन पर होता है, मन का प्रभाव हमारे तन पर होता है, तन और मन दोनों का ही प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर होता है। मेंटल हेल्थ इशू पर बात करना तनिक कठिन है, खासकर जब महिलाओं के विषय में बात हो रही हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे समाज की संरचना ही कुछ ऐसी है कि जन्म से ही या यूं कहे जन्म से पहले से ही कुछ न कुछ अवसाद उनके मन में भरते चले आते हैं। जब वह भयानक रूप ले लेता है, तभी वह बीमारी के रूप में सामने आता है, जो सिर्फ परिवार को ही नहीं पूरे समाज को भुगतनी पड़ती है। अत्यधिक सोचना एक बीमारी है, बिल्कुल ना सोचना उससे बड़ी बीमारी है। हम में सोचने विचारने की क्षमता ही हमें अन्य प्राणियों से अलग करता है। अपने इसी क्षमता की वजह से हमने अपनी कल्पनाओं को साकार किया है और अपने जीवन को सुगम बनाया है। कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, मेरी आसमान अभी बाकी है। लहरों का नहीं थमना, नहीं समंदर की बेबसी। लहरों का नहीं थमना, नहीं समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी ही सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिया रानी आप लोगों के अपने प्रोग्राम स्पंदन में एक बार फिर अपने मन की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आपने सुना, हमारा आज का विषय है वुमेन एंड मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करेंगे तो यह स्पष्ट रूप से समाज में स्वीकारा नहीं जाता। इसे लोग बीमारी समझना नहीं चाहते या समझते नहीं। भारत में अगर मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करें, इसके आंकड़ा पर ध्यान दें तो पूरे आबादी का लगभग 7.5% लोग किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। और इससे भी आश्चर्य की बात है कि 10 लाख आबादी के 10 लाख लोगों पर 3 मनोचिकित्सक ही उपलब्ध हैं। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि अभी भी हमारे समाज में मानसिक बीमारी को लेकर जागरूकता नहीं हुई है लोगों में। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, कैसे असर करता है, हम पहचानेंगे कैसे, इन विषयों पर आज हमारी चर्चा आगे चलेगी। हमारे पास 2 मुख्य अतिथि जुड़े हैं। जो पहली मुख्य अतिथि हैं वो है डॉक्टर मीनाक्षी। डॉक्टर मीनाक्षी उत्तर प्रदेश से हैं। कानपुर से इन्होंने अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट किया है। इनका कार्य क्षेत्र समय समय पर बदलता रहा है। पहले गुजरात के स्कूल में इन्होंने काउंसलिंग का काम किया। इसके बाद दादरा नगर हवेली और कई अलग जगहों पर इनका वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, साथ ही क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा तथा एडिक्शन मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज हैं। बहुत सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया तथा सोशल अवेयरनेस के लिए कई तरह से अपना सपोर्ट दिया है। डॉक्टर मीनाक्षी ने अपनी खुद की पढ़ाई भी विवाह के बाद संपन्न किया है तथा लगभग लगातार प्रयत्नशील रही हैं। अभी यह गया में कार्यरत हैं तथा इनका मानना है कि दिल में अगर सच्ची लगन हो
ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करता है। यदि सोच सकारात्मक हो तो दिशा अपने आप खुलती चली जाती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर मीनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद धन्यवाद प्रिया जी। हमारे साथ दूसरी मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अनुपमा। डॉक्टर कटिहार में पली बढ़ी हैं। इन्होंने अपना हायर एजुकेशन पटना में पूरा किया है। दिल्ली के जाने माने स्कूल में इन्होंने बच्चों और पेरेंट्स की काउंसलिंग का बड़े ही सुचारू ढंग से काम किया है तथा इनके कई रिसर्च आर्टिकल जर्नल में छपे हुए हैं। इनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं जिसे अच्छी परवरिश देने के लिए इन्होंने अपनी जॉब तथा अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को नजरअंदाज किया। प्रेजेंटली ये ऊटी में रह रही हैं तथा अपनी दोनों बेटी को एक सही संस्कार तथा एक अच्छा घर का माहौल को प्रदान कर देश और समाज के लिए एक अच्छे नागरिक देने का कर्तव्य जो प्रत्येक स्त्री का होता है उसका निर्वहन कर रही हैं। डॉक्टर अनुपमा इस बात पर विश्वास रखती हैं कि पैसा ही कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अच्छा संस्कार और अच्छी परवरिश ही जीवन में सुख और शांति की अनुभूति कराती है और यह हमें परिवार से ही सीखने को मिलता है। इसलिए बच्चों को अच्छा परिवार और माहौल देना हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका डॉक्टर। थैंक यू प्रिया। थैंक यू प्रिया जी। प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारा जैसा कि हम लोग का विषय है, हम लोगों को पता है कि वुमेन एंड मेंटल हेल्थ पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं मीनाक्षी मैडम से मैं बात करना चाहूंगी कि मानसिक रोग भी शारीरिक रोग की तरह है, इसे भी हम इलाज करके ठीक कर सकते हैं, परंतु समाज इसे एक अलग नजर से देखती है। लोग इसे बीमारी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। ऐसा क्या है मैम? प्रिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारे घर में किसी को मलेरिया हो जाए तो हम उसे डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन अगर हमें पता चले कि हमारे घर में किसी को डिप्रेशन है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो हम उसको कभी भी साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा हिचकते हैं। इनफैक्ट ये तो बड़ी बात हो गई। अगर स्कूलों में भी अगर कभी काउंसलर के पास किसी के बच्चे को भेज दिया जाए तो कभी-कभी पेरेंट्स शिकायत करके करने आ जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे को काउंसलर के पास भेज रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टिग्मा एसोसिएट है मेंटल हेल्थ के साथ। एक ये कि जो मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य से अलग करके देखा जाता है, जबकि हमारा स्वास्थ्य एक होलिस्टिक चीज है जिसमें शरीर और मन दोनों की स्वस्थता जरूरी है। तो ये एक जागरूकता की जरूरत है कि मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही ध्यान और उसी तरीके से चिकित्सा की जरूरत है जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य को। वो ज्ञान का अभाव कहीं ना कहीं इसको कारण बनता है। जी, इसका कारण बनता है। जी जी। डॉक्टर अनुपमा से हम बात करना चाहेंगे। मैम, महिलाओं में जो मानसिक स्वास्थ्य पर बात होती है तो परिवार में, समाज में अत्यधिक उनका प्रभाव रहा है। उनके मानसिक स्वास्थ्य का डेवलपमेंट जो है बचपन से ही है कि शुरू में ये काम लड़कियां नहीं करेंगी, ये काम लड़के करेंगे, या इस तरह से कहीं ना कहीं वो मन में भरती चली जाती है। तो इस विषय में आपका क्या अनुभव कहता है मैम? देखिए, ये हमारा समाज जो है शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है और इसमें परिवार की जो परिवार पे जो नियंत्रण है या परिवार को नियंत्रित करने का जो जिम्मा है वो परिवार के पुरुष सदस्यों पर रहा है। शुरू से ही हमारी ये मानसिकता रही है कि लड़कियों में आज भी देखा जाता है कि कुछ एक परिवारों में लड़कियों को पढ़ाई लिखाई ज्यादा, उनकी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। तो इस तरह के वातावरण है हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और लड़कियों के ऊपर तरह तरह के दबाव भी पड़ते हैं समय अनुसार। जैसे कि उनको अपने जीवन में, एक स्त्री को अगर हम देखें, उनके अपने जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे किशोरावस्था में उनके शरीर में हो रहे बदलाव, हार्मोनल चेंजेस जो भी होते हैं, शारीरिक रूप से दिखते हैं। इसके अलावा कम उम्र में उनकी शादी करना, उनको शिक्षा में उनकी पूरी तरह से उनका साथ नहीं देना, सहयोग नहीं होना,
जी, घरेलू हिंसा होना, लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, ये जो है जी, कुछ परिवारों में आज भी देखने को मिलता है, जिसका हम्म, असर लड़कियों पे मैं इस तरह से कहूंगी कि उनके अंदर एक तरह से हीन भावना घर कर जाती है, जो कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर करती है। बिल्कुल और मैम, बिल्कुल। यही कुंठा जो है कि वो उसको लेकर जब वो एक नए माहौल में उनकी शादी के बाद वो जाती है एक अनजान परिस्थिति में, एक अनजान लोगों के बीच में, एक अनजान हम्म, व्यक्ति से उनकी शादी होती। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बेमेल विवाह भी होती है हमारे समाज में जी आज जी भी। जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ, अभी भी हो रहा है, अभी भी वो समाप्त तो उसका नहीं हुआ, कम हो गया है जरूर, लेकिन समाप्त तो अभी भी नहीं हुआ है। जी। नहीं हुआ है। और हम्म, उम्र उम्र का फासला भी पति पत्नी में बहुत ज्यादा होता है। कई बार ये ऐसा भी देखा जाता है जिससे कि उनका मेंटल लेवल मैच नहीं हो पाता है। इन हम्म, सभी चीजों को देखते हुए मतलब लड़कियों के मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और दूसरी हम्म, बात यहाँ ये आती है कि परिवार की सारी जिम्मेवारियां, वो कच्ची उम्र में उनकी शादी हो जाती है, शिक्षा का हम्म, अभाव उनके ऊपर है ही, और हम्म, उसके बाद परिवार की सारी जिम्मेवारियां उनके ऊपर हो जाती है, जिसको न हम्म, चाहते हुए भी उनको निभाना तो है। और कई बार परिस्थितियां उनके हाथ में नहीं होती हैं, फिर भी हम्म, अगर कुछ गलत हो गया तो उनको दोषी ठहरा लिया जाता है। तो इस तरह से उनमें एक कहीं ना कहीं एक कुंठा ग्रस्त जीवन वो जीने लगती हैं। और इसके और वही बाद में कारण जाके जो है। इसके कारण उनके मानसिक स्तर पर उनमें बहुत तनाव होता है, बहुत पीड़ा झेलती है, जिसका हम्म, कहीं ना कहीं उनका मानसिक लेवल वो जो है बाद में संतुलन रिफ्लेक्ट करता है। जी जी। बिगड़ता है। हम्म, और मेरा यह भी हम्म, मानना है कि जब किसी भी व्यक्ति का मानसिक रूप से वो उसको जब किसी तरह का संवेगात्मक स्ट्रेस मिलता है, जो भी इमोशनली स्ट्रेस में हम्म, वो जाते हैं, उसका असर कहीं ना कहीं शारीरिक रूप पे देखने को मिलता है। हम्म। और ये भी है कि मैम से जानना चाहेंगे, मीनाक्षी मैडम से, कि ये शारीरिक प्रताड़ना भी तो हमारी तरफ जो है, इतने सारे केसेस हम लोग देखते हैं कि आए दिन होता है, और उससे जो है फिर समाज के रूप में भी बहुत सारे कारण हैं जिससे होता है। तो आपको क्या लगता है कि स्त्री में जो है वो मानसिक जो है वो अपनी बात बता भी नहीं पाती, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर तो है, बट हम खुल के बता नहीं पाते, हमारी परवरिश उस तरह से नहीं है, या हमारे दिमाग में सेट है कि ऐसे करने से लोग बुरा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, या तो ये भी खुल के सामने नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ये भी मानसिक समस्या को जन्म देता होगा। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। मीनाक्षी मैम आप म्यूट हैं। हाँ, अगर कोई भी जी व्यक्ति आप जैसा कि अनुपमा मैडम ने भी बहुत सारे कारण बताए, तो कोई भी जी। व्यक्ति अगर लगातार स्ट्रेस में है और उस हम्म, स्ट्रेस को वेंट आउट नहीं कर पा रहा है, अपनी बात को कह नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस में वो बात पड़ी हम्म, हुई है लगातार और वो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, तो वो हम्म। प्रेशर कुकर की तरह है ना, कि प्रेशर बढ़ता जाएगा तो एकदम अच्छा। फट जाएगा। तो वही डांस होता है कि अगर महिला उसके अंदर कुछ बन रहा है और उबल रहा है, और अगर उसको उसका मौका नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? दो ही चीजें होंगी, या तो वो हम्म, जो कि अधिकांश तय होते हैं कि डिप्रेशन में चली जाएगी, हम्म, और एल्स वायलेंट हो जाएगी। दोनों ही एक्सट्रीम्स हो सकते हैं कि भाई वो आउट ऑफ द वे चली जाए, तो दोनों ही स्थितियां हो सकती है, लेकिन अधिकांश केसेस में लेडीज स्लोली बाय स्लोली डिप्रेशन में चली जाती हैं। और ये एक फैक्ट है कि बहुत सारी महिलाएं डिप्रेशन से सफर कर रही होती हैं, लेकिन समाज में किसी को पड़ा नहीं होता, परवाह नहीं होती, केवल देखते रहते हैं कि ये सारे दिन रोती रहती है, सारा दिन जो है अपनी केयर परेशानियां की कहीं बताती कमी है। जी जी। है, लेकिन कहीं ना कहीं वो केयर की कमी रहती है, मौजूद रहती रहती है। है। हम्म। जी। जी जी, तो वो एक होता है कि जो इसके सिम्टम्स हैं, जो शुरू होते ही है किसी तरह से कोई आदमी मानसिक समस्या में घिर रहा है, तो ये ऐसे कैसे सिम्टम्स कैसे पता चलेगा लोगों को कि परिवार वालों को भी पता चले कि ये डिप्रेशन में जा रही हैं या चली गई हैं, या जी। देखिए, डिप्रेशन के सिम्टम्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं उसकी बात बाद में करूंगी, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को कब कहते हैं कि वो हट के है या एबनॉर्मलिटी की तरफ हम्म, प्रोसीड कर रहा है? देखिए, चार हम्म, मेन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है डेंजर, व्यक्ति हम्म, अपने लिए खतरा है या समाज के लिए खतरा है, दैट इज हम्म, वन हम्म, थिंग। दूसरी हम्म, चीज है डेविएशन, जो आम हम्म, जो जीवन है उससे वो हट गया है, वो उस आम हम्म, जीवन में कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ तो हम्म, गड़बड़ है। देखिए, पता चलेगा कि हम्म, इसकी जिंदगी जो है
डेविएंट हो गई, नॉर्मल नहीं चल रही, कुछ तो गड़बड़ है। तीसरी चीज आती है डिस्ट्रेस, कि व्यक्ति का जो स्ट्रेस है, देखिए स्ट्रेस दो तरीके का होता है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है? एक मिनिमम रिक्वायर्ड जो स्ट्रेस है जो हमें परफॉर्मेंस के लिए चाहिए। जीरो स्ट्रेस अगर हो जाएगा, जैसे अभी आपको ही इस प्रोग्राम में आना होगा तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहा होगा कि भी ये करना है, वो करना है। हाँ बिल्कुल, सही से हो जाए, नेट ठीक से चले, सबसे बड़ा स्ट्रेस। जी मैम, वो कनेक्टेड रहे। लेकिन अभी मान लिया आप इतना ज्यादा घबरा जाएं कि आप बोल ही नहीं पा रही हैं, बोल ही नहीं पाए, बिल्कुल। एंड फोर्थ थिंग इज डिसफंक्शन विच इज एक्सट्रीमली फॉर्म, कि जब बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है तो हमारा शरीर, हमारा दिमाग वो प्रॉपर फंक्शनिंग बंद कर देता है। तो ये चार अगर इन लक्षणों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हट जाता है। और डिप्रेशन जो एक बहुत कॉमन सी चीज है, जो कॉमन सिम्टम्स हम देख सकते हैं कि लड़कियां, लेडीज जो है वो बहुत सल्किंग में टाइम, मतलब रोने में टाइम व्यतीत कर रही हैं, अपनी परेशानी में परेशान दिखाई दे रही है, खुश नहीं दिखाई दे रही है, वो लेथार्जिक हो गई है, क्लमजी हो गई, उनकी अपीयरेंस आपको दिखाई देगी कि स्लोली बाय स्लोली उनकी जो अपीयरेंस, जो ब्राइटनेस थी कहीं ना कहीं चेहरे की, जो पहले वो सजती संवरती थी, उसमें इंटरेस्ट उनका धीरे धीरे जा रहा है। हमने एक चीज और नोटिस किया है मैम कि जैसे कि सबसे पहले जो मैंने पर्सनली जो इस चीज को नोटिस किया है, वो देखा है कि उनके देखने का जो एक तरीका है वो सबसे पहले चेंज होता है। जैसे कि किसी रिफ्लेक्स कम हो जाना, जो एक्चुअली रिफ्लेक्स जो होता है, आपसे बात हो रही है और उस समय जो एक रिफ्लेक्स होगा, या किसी भी चीज से जो हम बात कर रहे हैं तो एक रिफ्लेक्स जो होना चाहिए, सबसे पहले मैंने ये नोटिस किया है कि रिफ्लेक्स कम हो जाता है, और उसके बाद जो है वो जी बहुत सूक्ष्म आपने ऑब्जर्वेशन किया है। वो रिफ्लेक्स होता है क्योंकि वो उनका दिमाग कहीं और होता है, जब क्योंकि उनका दिमाग है नहीं, जब आप बात कर रहे हो जी, तो आप जो बोल रहे हो तो उसको ग्रास्प करने में टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली जब उनको ग्रास्प करने में टाइम लगेगा तो रिस्पॉन्ड करने में भी टाइम लगेगा, तो वो टाइम लगेगा जी। ये एक असर आता है, निश्चित तौर पे असर आता है जी। जी, अनुपमा मैडम से ये बात करना चाहेंगे कि मैम अभी जो हमारा समाज है, सभी जो भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी भी हैं जी, गुस्सा एक ऐसा हथियार की तरह बन के है लोगों के पास कि ये काम ऐसे बोलने से नहीं हो रहा, गुस्सा करके बोला तुरंत हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सबकॉन्शियस में ये जमा होने लगता है कि गुस्सा करो, काम बनता चलेगा, करते चलो, और वो हमारी हैबिट हो जाती है। तो ऐसा क्या है, मतलब इस चीज को आप एक साइकोलॉजिस्ट की तरह कैसे इसको बताएंगे मैम? जी देखिए, गुस्सा भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे कि हम हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, लेकिन ज्यादा गुस्सा करना और हर बात में गुस्सा करना, इन दोनों का ये दोनों जो है शरीर और दिमाग दोनों के लिए ही सही नहीं है। और इसका साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जो प्राय सभी में पाए जाते हैं, और इंडिया में आप मानेंगी नहीं 30 to 40% लोग इस चीज से ग्रसित है। ग्रसित है, बिल्कुल। एक्चुअली मैं यहीं पे पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि ये अगर हमें ये इस बात के लिए खुद भी अवेयर होना चाहिए कि अगर हमें लगता है, मतलब सेल्फ इवोल्यूशन की कभी कभी जरूरत होती है कि हमें इस छोटी सी बात पे पहले तो गुस्सा नहीं आता था, आजकल बहुत ज्यादा आने लगा है, क्या बात है, कहीं ना कहीं ये आपको ये साइन करेगा कि शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने खुद को ही एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मे बी हम किसी स्ट्रेस में हो या किसी चीज में हैं, तो ये भी एक जरूरी लगता है। जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। जी नहीं, इसमें कई सारे इसमें रिसर्चेस हुए हैं जिससे कि ये इसके कई सारे तथ्य सामने आए, जैसे कि कभी कभी लोगों में इकोनॉमिकली वो पुअर है और पॉवर्टी से वो गुजर रहे हैं, तो इस कारण से उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से वो अपना गुस्सा हर एक बात में निकालते हैं, हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति के साथ वो अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं। दूसरी बात जो आती है, लोगों में धैर्य, जिसको मैं कहूंगी धैर्य, चीज की कमी, आप देखेंगे लोगों में संयम, धैर्य, इन चीजों की कमी होती जा रही है। आजकल लोग जल्दबाजी में रहते हैं, चाहते हैं मेरा काम पहले हो जाए, तो इस चीज का कहीं ना कहीं उनके माइंड में होता है।
छोटा सा पेशेंस की तो कमी हो गई है मैम, सभी में पेशेंस की कमी। छोटा बच्चा अगर हमारे पास, मेरा खुद की बेटियां मेरे पास आती हैं और कहती मम्मा मुझे दे दो, 2 मिनट भी उनको अगर वेट करना पड़ता है तो मम्मा मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर खेलने जाना है। तो ये जो पेशेंस की कमी है, ये भी एक कारण है जिसके कारण बच्चे या बड़े या बुजुर्ग कह लें, बातों में हमेशा अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। और इसके ये, और अगर हम उनको कहेंगे कि आपका ये गुस्सा जो है इसको आप कंट्रोल करें, क्योंकि ये दिमाग और शरीर दोनों को ही इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, तो वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं होंगे कि उनको एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिससे वो ग्रसित है। जी जी जी। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया जो मैंने पहले बोला, हमें भी आती है और भी आती है, सभी इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन जी कुछ कहना चाह रही हैं मीनाक्षी मैडम, कुछ कहना चाह रही थी? कुछ ऐड करना चाह रही थी कि जी जी जी। प्रिया जी, क्या आप बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं? नहीं, ऐसे तो मुझे नहीं लगता। जी जी। तो अगर आपको अपने घर में अगर बात मनवानी है और आप गुस्सा करेंगी तो क्या होगा, बताइए? क्या होगा? क्या सही होगा बात बताइए? आपके घर वाले कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या आपकी बात मान जाएंगे? थोड़ा नहीं, ऐसे ये तो बात मनवाने का तरीका नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ये डर जो है, एक डर जो आ जाता है। नहीं, मैं बस यही कहना चाह रही थी, बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि गुस्सा जो होता है, आपने एक बात कही कि हम गुस्सा करते हैं और हमारा काम होता चला जाता है, तो बेसिकली जो समाज है वो पुनर्बलक का काम करता है, रीइंफोर्सर का। गुस्सा करने से काम बनता है, तो मैं गुस्सा क्यों ना करूं? मेरा काम यही था मेरा क्वेश्चन कि हमने ये चीज देखा है कि बड़े लोग जो जी, तो मुझे पुरस्कार मिल रहा है गुस्सा करने पे, तो जब मुझे किसी चीज पे पुरस्कार मिलेगा तो वो चीज स्ट्रांग होती चली जाएगी। बिल्कुल, तो ये जो हाँ, अगर मैं गुस्सा करती हूँ, मेरे घर के लोग मुझसे रूठ जाते हैं, मुझसे बात नहीं करेंगे, तो मैं दोबारा वो काम नहीं करूंगी, मैं अवॉइड करूंगी। पर मेरे गुस्सा मैं जानना चाह जी जी, बट ये इतना आप भी अपने समय पर गुस्सा कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, बड़े भी गुस्सा कर रहे हैं, छोटे भी वही देख रहे हैं, वो भी टाइम पर गुस्सा कर रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे पर गुस्सा करके पूरा का पूरा इन्वायरमेंट उस तरह से हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बिहेवियर पर काम करना बहुत जरूरी लगता है। हमें अपने बिहेवियर पे जो काम करना है, उसके अलावा जो चाइल्डहुड पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चों का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट ये इम्बाइब कर देते हैं कि बच्चे ने जिद किया और उसकी जिद मान ली गई, तो फिर वो बार बार करेगा। तो कहीं ना कहीं वो पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि पेरेंटिंग का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी 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 जी, और ये एक चीज है मैम कि एक टर्म है एंजाइटी टर्म, जो जैसे भी कहीं भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात हो तो सबसे पहला टर्म आ जाता है एंजाइटी। आप एंजाइटी को थोड़ा सा समझा दीजिए मैम। जी देखिए, एंजाइटी बेसिकली एक स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, तो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बड़े सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें आमतौर पे व्यक्ति को चिंता बनी रहती है। एक डिसऑर्डर होता है पैनिक अटैक, जिसमें एकदम इंटेंस एंजाइटी व्यक्ति को होती है और वो पैनिक में चला जाता है। इसके अलावा फोबियाज जो है हमारे, जो इरेशनल फियर है, अकारण जो हमें भय लगते हैं। बहुत लोगों को डर होता है कि किसी को हाइट का डर है, किसी को आग से डर लगता है, आई थिंक छिपकली से डर तो आमतौर पे लोगों को पाया जाता है, लेकिन कुछ फोबिया ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 2 दिन पहले देख रही थी कि एक लेडी बहुत तेज तेज रो रही थी क्योंकि उसे जबरदस्ती लिफ्ट में भेज दिया था किसी ने, तो वो क्लास्ट्रोफोबिया से ग्रसित थी और उसने रोना शुरू कर दिया उसे जैसे लिफ्ट में भेजा गया। इसके अलावा पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो बहुत एक ये जो है साइकोलॉजी के टर्म्स में बात करेंगे तो लंबी लिस्ट है। लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि इसके जो लक्षण हैं उनको पहचाने और इसे मानसिक रोग, मतलब इसे बीमारी की तरह ट्रीट करें। ये नहीं कि हमें बीमारी की तरह ट्रीट करें। हाँ। जी, अगर हमें जनरल थोड़ी सी एंजाइटी तो देखिए हर किसी को होती है, आपको भी होती है, हमें भी होती है, स्वाभाविक है। जो रोज के रोज के कामों में जो आएंगे उसमें डिफरेंसेस, तो वहां तो वो तो पॉसिबल है, और इसी तरह से ठीक भी होता है, लोगों से बात करके, लोगों के साथ मिलकर, इंटरेक्शन से। जी
तो आप और आप अभी अपनी बात शेयर कीजिए, अपना ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, उससे उसमें काफ़ी काबू का हद तक काबू किया जा जी, सकता जी। है। लेकिन अगर जी, एंग्ज़ायटी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यवधान कर रही है और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, देन यू शुड हुँ, नॉट हेजिटेट। आपको बिल्कुल हुँ, शर्म नहीं करना चाहिए और किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, चाहे साइकोलॉजिस्ट हुँ, हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उसकी तुरंत आपको मदद लेनी चाहिए। देखिए, ये जी, इसको आपको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे वायरल फीवर हो गया या आपको कोई बिल्कुल। मलेरिया हो गया कि भई आपको ठीक है, आपने काढ़ा पी के देख लिया, बुखार नहीं उतरा, तो आप डॉक्टर के हुँ, पास जाएँगे। सेम वे आपने ये जी, थोड़ा-सा करके देख लिया, नहीं ठीक हो रहा है, तो भाई जाइए, उसका उपचार कराइए, समय रहते, जी, जिससे कि वो ज़्यादा ना बढ़े। जी। जी, जी। अनुपमा मैडम से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उनके लिए है कि आजकल मैम एक होड़ है कि पढ़ाई किया, नौकरी किया और खुद का जो है एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का जो है एक होड़ है लोगों में। अभी जी खास करके हम लोगों के जनरेशन में लगभग सभी लोग जो हैं वो मतलब लगभग सभी लोग तो नहीं कह सकते हैं बट हम लोग के जनरेशन में लोग कुछ पढ़े लिखे जरूर हुए हैं जो पहले के कंपैरिजन में जो है वो उनका जो है स्कूल एजुकेशन और ये हायर एजुकेशन में उनकी संख्या बढ़ी है। तो इसमें ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो जॉब नहीं कर रही हैं, घर में हैं। लेकिन जी उन महिलाओं में जैसे आपने खुद ही अपने बच्चों के लिए अभी अपना जॉब छोड़ा है और अपने इतने अच्छे से अपने बच्चों को पाल रही हैं। मैक्सिमम लोग से जो मेरी मुलाकात हुई है, उन लोगों का यही है जैसे ही पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, तो उनका पहला टर्म होता है हम तो कुछ नहीं करते, घर ही में रहते हैं। ये बड़ा अपील करता है मैम, कुछ नहीं करते, घर ही में रहते हैं, ये कौन-सा शब्द है? देखिए, मेरा जहाँ तक मेरा मानना है, जैसा कि आप बता भी चुकी हैं कि जीवन का जी, एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है जी, और जी, ना ही शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना है। जी। और ये ये बात खासकर सिर्फ फीमेल को ये समझना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत मैम, आप ज़रूरी। प्लीज़ हाँ, जी, जी, जी। तो हमें यहाँ पे अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाना होगा। हम ये जो सोच कर चलते हैं कि हमने इतनी शिक्षा पा ली है और आज उसका कोई यूटिलाइज़ नहीं हम कर रहे हैं, कहीं न जी, कहीं जी। हमारी सोच निराधार है, गलत है। क्योंकि हुँ, मैं हुँ, अपना ही एग्ज़ाम्पल देखती हूँ कि मैंने बहुत कुछ किया, मैं भी पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ एंड हुँ, बहुत कुछ किया, लेकिन आज के समय में मैं बैक चेयर लेकर बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मुझे हुँ, बाहर हुँ, जाकर कहीं किसी जॉब में जाऊँ और पैसा कमा हुँ, कर हुँ, आऊँ। हुँ, हुँ। अ, बच्चों को एक सही संस्कार देना, बच्चों का सही तरीके से नर्चर जी, करना बच्चों को, उनका उनकी जो लाइफ है, उन टुवर्ड्स द लाइफ उनको पॉजिटिवली हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं, हुँ, इस पे हुँ, हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। दूसरी बात ये हुँ, आती है, कई बार मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है, इस चीज़ को देखा है कि कई बहुत सारी पढ़ी-लिखी बहुत अच्छी जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर इस तरह की लेडीज़ को देखा है मैंने जो कि घर पे रहना प्रेफ़र किया रादर हुँ, देन कि हुँ। वो जॉब जा जी, जी, रही मैं हैं। भी जानती हूँ। जी मैम, जी, 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 इस जी। इसके अपोज़िट मैंने कुछ सिचुएशंस ऐसे भी देखे हैं जो कम पढ़ी-लिखी औरतें हैं, लेडीज़ हैं हमारे समाज में, जो हुँ, हुँ। आर्थिक तंगी की वजह से वो घर से बाहर निकल कर जाती हैं और जी, जी, पैसे जी। लाती हैं। जी, तो जी, ये 2 डिपेंड अपॉन सिचुएशंस हैं। सिचुएशन। जी। हुँ, दीज़ आर द सिचुएशंस एक्चुअली। तो हुँ, यहाँ पे हुँ, हमें देखना हमें अपनी लाइफ़ की प्रायोरिटी देखनी है कि हमारी लाइफ़ की प्रायोरिटी क्या है। हुँ। दूसरी बात ये है कि जी, हर एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। जी। बहुत सारी जी, मैंने बहुत सारी लेडीज़ से जब मैंने बातें करी, उनकी काउंसलिंग की, तो मैंने हुँ, ये पाया कि बहुत सारी लेडीज़ पढ़ने के बहुत हाइली हाइली एजुकेटेड हैं, लेकिन वो घर पे रहना पसंद करती हैं। तो ये हुँ, तो हुँ, अपनी ये पसंद नापसंद भी इस पर निर्भर करती है। बहुत सारी लेडीज़ ब हुँ, बहुत अच्छा करियर रहते हुए भी छोड़ देती हैं और हुँ, घर हुँ। पे रहना पसंद करती हैं वो। तो इन अभी जो चीज़ों एक माहौल आ गया है मैम कि एक माहौल ऐसा आ गया है कि हम लोग हमेशा एम्पावरमेंट की बात करते हैं और चारों तरफ इसकी होड़ है। भले ही इसकी मीनिंग हमें समझ आए ना आए, लेकिन ये बात जन-जन तक पहुंच गया है। नारी सशक्तिकरण की बात होती है हर जगह। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, सशक्तिकरण का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि हम जो है बाहर जाकर पैसा कमा के आ रहे हैं तो सशक्त हो रहे हैं। अभी इन जनरल लोगों में ये दिमाग में इस तरह से फैलता जा रहा है कि सशक्त वही हैं जिनका इकोनॉमी जो इंडिपेंडेंट है, जिनकी जिनकी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता है, वही सशक्त हैं। इस बात पे हम चाहेंगे कि कुछ बताएं मैम आप।
प्रिया जी, जहां तक मेरा मानना है कि लेडीज अगर घर पे भी हैं तो उनकी भूमिका को हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए। अगर जी, आप कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है मैम, ये कहीं ना कहीं फीमेल में उनके स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण मुझे दिखा। मैंने इन दिनों जो लोगों से जी 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 ये मेन है कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे हम ग्रुप में बैठते हैं तो कोई उसमें वर्किंग है, कोई नॉन वर्किंग। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम घर में हो, तो हमें सबसे पहले इस चीज को देखना है हमारी जरूरतें क्या है, हमारी जी जी प्रायोरिटी जी किस तरफ होनी चाहिए। जी और दूसरी बात है कि घर पे भी रह करके मेरा इंपॉर्टेंस कम नहीं है। घर जी में जी भी जी बहुत सारी चीजें जो कि लेडीज के बिना हो ही नहीं सकता है। बहुत जी सारी जी लेडीज दोहरी भूमिकाएं आज भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। और जी बहुत सारी लेडीज हैं जो कि कहीं कुछ परिस्थिति बस वो उन्होंने जॉब छोड़ दिया। कुछ लेडीज हैं जो परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने जॉब लिया ही नहीं। बट इसका ये मतलब पढ़ाई लिखाई कमी में कोई कमी थी या वो जॉब के लायक नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता से हमें खुद को दूर रखना चाहिए। और जी जहां तक मेरा मानना है कि पैसा कमा करके लाना ही एक पैसा पानी की चीज नहीं है। अगर आप बहुत माइन्यूटली इस चीज को देखें तो पाएंगे कि हम घर में भी रह करके पैसे की बचत कर लेते हैं। इनडायरेक्टली हम जो सेविंग हमारा अर्निंग ही है एक तरह से। जी नहीं जी तो अगर बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे मैडम कुछ ध्यान दें कहना चाह हमारे रही हैं। जी मैम प्रिया जी जी, मैं एक शब्द से डिसएग्री करती हूँ और वो जी शब्द है नॉन वर्किंग। मेरा मानना है कि महिला तो नॉन वर्किंग हो ही नहीं सकती। जी 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 नॉन यस वर्किंग हो सकती है, महिलाएं नॉन जी वर्किंग जी नहीं हो सकती। जी देखिए, जी जी बिल्कुल महिलाओं बिल्कुल के पास एक करियर परमानेंट होता है, दैट इज स्टेबल होम मेकिंग। वो पहला जी जी करियर है, बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो 100% महिला जी बाहर मैम जाके नौकरी करे या ना जी करे। तो जी जी अगर जो कोई महिला घर पे रहती है तो स्टेबल होम मेकिंग वो तो करियर उसका अपना है ही। अपना जी निश्चित। जी और सबसे ये एक ऐसा करियर है इसी जी के लिए जो कोई मेल नहीं कर सकते, आप ही कर सकती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट और चीज है। दूसरी चीज ये, जी इसी के लिए शायद हमारे संविधान ने पुरुष की संपत्ति पे आधा अधिकार महिला को दिया हुआ है। क्यों? जी 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 ये तो है कि वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, उसकी वजह से स्टेबल होम जी मेकिंग वो पहला करियर उनका है ही। जो जी जी महिलाएं बाहर जाकर के काम करती हैं, उन जी जी महिलाओं के पास दोहरा करियर होता है, उनके पास दोहरा करियर होता है। बिल्कुल बिल्कुल दोहरा दबाव बिल्कुल होता है। जी 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 और बाहर जाके काम करना भी अगेन मैं बोलूंगी केवल पैसे के लिए काम नहीं किया जी जाता, जी जी उससे एग्जैक्टली आइडेंटिटी इसी बात को पहचान समझना है मैम। जी जी तो बिल्कुल उसको बिल्कुल समझ। सही। लेकिन ये चॉइस महिला की है कि वो घर आप पे रह जी के ये खुद वो की पढ़ाई चॉइस होनी संभालेगी चाहिए। या वो बिल्कुल बाहर जाके काम करेगी। अगर उसे अच्छा लगता है कि वो घर में रह के अपने बच्चों की केयर करे, वेरी फाइन। अगर उसको हम्म लगता है नहीं वो मैनेज कर सकती है, साथ में वो बाहर जाके काम भी करेगी, दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन। तो इसमें जो एक ये जो नॉन वर्किंग शब्द है, ये शब्द जी कहीं ना कहीं एक पीड़ा देता है महिलाओं को। भी नॉन जी वर्किंग कैसे? बिल्कुल। और पूरा ये घर को संभालती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ मैम कि मैक्सिमम जो हैं अभी जो होम मेकर हैं उनके दिमाग में ये पहला चीज है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। मुझे बहुत एक अजीब सी फीलिंग हुई कि कुछ करते कैसे नहीं, आप तो बहुत बड़ा काम कर रही हैं ऑलरेडी। आप अगर नहीं करेंगे तो बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कुछ नहीं कर जो आप पाएगा, ये समझना जी, बहुत जरूरी है। लेकिन और क्या है आपकी कि वजह से ये 5 लोग काम कर रहे हैं, जी, आपकी वजह से लेकिन ये बाकी भी लोग काम। समझना होगा कि जो जी महिलाएं बाहर निकल के काम कर रही हैं तो वो बिल्कुल अपने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस कर रही है, बहुत सारी कर चीजों को रही वो है। भी बिल्कुल सेक्रीफाइस बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल और दोनों का अपना एक पक्ष है और दोनों की अपनी बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये दोनों चॉइस की महिला की है कि वो नौकरी करे या ना करे, जी जी उसकी जी इम्पोर्टेंस जी में कहीं कमी नहीं हो सकती। जी 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 और एक चीज और है मैम इसमें कि हम लोगों ने देखा है, अनुपमा मैडम आपसे वही ये बात कर रहे हैं, लोगों जी में शक करने की आदत, डाउट, ये जो एक हैबिट है, ये मेल में भी है फीमेल में भी है। ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली फीमेल में है और मेल में नहीं है, दोनों में ही है। जो घर बिल्कुल में भी बिल्कुल है, हमने ऐसा भी देखा है कि ऐसे बहुत सारे मेंटालिटी ऐसी दिखी है कि बाकी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके साथ फीमेल कलीग हैं, सारी चीजें हैं, आप बहुत कंफर्टेबल काम कर रहे हैं, बट अपनी वाइफ को जो है आप वहाँ पब्लिक में उनसे पब्लिक मीटिंग में भी लाना आपको सही नहीं लगता है। तो कुछ ऐसे भी सीन होते हैं। कहीं फीमेल में भी होता है कि बहुत ज्यादा उन्हें डाउट, तो कहीं ना कहीं ये सब भी मानसिक बीमारी के ही पार्ट है। आप इसमें क्या कहेंगी मैम? जी देखिए शक करना जो है अपने आप में ही गलत टेंडेंसी है। ये गलत एक आदत बिल्कुल है जो कि हम्म
मतलब ये, और मैं ये कहूंगी कि ये आदत कहीं ना कहीं हमें बचपन से ही मिलती है। अब ये आप कहेंगे बचपन से कैसे, जैसे कि हम मानते हैं कि व्यक्तित्व का जो विकास है, जो हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, वो बचपन से होता है। बचपन से ही हमारे विकास को ध्यान में रखा जाता है। हम जो अपने पेरेंट्स के बीच में देखते हैं, और जैसा कि हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स शक करते हों जिस चीज को हमने कहीं ना कहीं हेरिडिटी के तौर पे ले लिया है, या फिर हम उनको देख करके सीख गए, क्योंकि हम मनुष्यों में ये आदत होती है एक दूसरे को देखकर सीखने की, बहुत ज्यादा ये प्रवृत्ति जो हमारी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति है। दूसरी बात ये होती है कि अगर बच्चे के माता पिता शकी स्वभाव के हैं, या फिर वो बच्चे को बचपन में बहुत ही सुरक्षित और खुशहाल वातावरण नहीं दे पाए हो, इसका ये भी एक वजह बनती है, जिसके कारण बच्चा कहीं ना कहीं मन में उदास होता है, वो दुखी होता है, जो आगे चल करके वो शक करना, चोरी करना या झूठ बोलने की आदतें उनमें पनपने लगती हैं। और कहीं ना कहीं इस आदत को अगर समय रहते ना रोका जाए, तो धीरे धीरे उनकी ये आदत अस्थायी रूप से उनकी पर्सनालिटी में शामिल हो जाती है, और जो मानसिक रूप से बीमार करता है। और ये भी एक तरह की मानसिक बीमारी है, ये भी कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी। इस बात को समझना होगा कि अगर आपको बार बार ये चीज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी है और इनकी काउंसलिंग की जरूरत होती है। मैम कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, मीनाक्षी मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप इनोसेंस है, आप में कोई इनोसेंट बिहेवियर है, या कुछ भी बार बार आपके ऊपर अगर किसी तरह का एक ही बात आपने ऐसा नहीं किया, फिर भी आपके पास ये बातें आ रही हैं बार बार, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो हमारे मन में हमारे प्रवृत्ति को चेंज करता है, जिससे कि यहाँ तक भी होता है कि लोग अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। लोगों में ये आदत, जरूरी नहीं है कि वो शुरू से ही क्रिमिनल रहे हों वाली बात नहीं है, बट उनमें वो क्रिमिनल बिहेवियर उनका उस तरह से चेंज होने लगता है ड्यू टू वेरियस सिचुएशन, और उनका जो ये है, तो ये किस तरह का ये है मैम, इसको आप बताइए जी। नहीं, ये जैसे हमने पहले भी बात किया था कि देखिए कोई भी चीज है, अगर उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो वो तो प्रेशर कुकर की तरीके से बन जाएगा, या तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, या तो फिर वो वायलेंट बिहेवियर दिखाएगा। तो ये सेम चीज है कि अगर लगातार दबाव किसी के ऊपर बनता रहेगा, तो कभी कभी लोगों में वो प्रतिशोध की भावना आ जाती है, जो कहीं ना कहीं एंटी सोशल पर्सनैलिटी को जन्म दे सकती है। ये जो लगातार अगर किसी को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रखा जाएगा, टॉर्चर में रखा जाएगा, तो देखिए साइकोलॉजिकल टॉर्चर का भी इफेक्ट उतना ही सीवियर होता है जितना फिजिकल टॉर्चर का इफेक्ट होता है। रिसर्चर्स ने बताया है कि जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है उससे लोगों को ट्रॉमा हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और समटाइम्स बहुत सारे साइकोटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जो अभी आप बात कर रहे थे शक करने की बीमारी, तो शक करने की बीमारी डेल्यूजनल डिसऑर्डर होता है, जिसके अंतर्गत लोगों को शक करने की बीमारी हो जाती है, और उसका जो है मानसिक इलाज की जरूरत है। आप कितना भी समझाइएगा व्यक्ति को समझ नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ डेल्यूजनल साइकोटिक डिसऑर्डर। तो ये है कि अगर व्यक्ति को समय रहते सचेत नहीं किया गया, तो वो कौन सा टर्न लेगा। मानव व्यवहार इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि हम उसको बता नहीं सकते। फीमेल में ये भी देखने को मिला है अक्सर मैम कि जैसे उनके तो कई तरह के सिचुएशन होते हैं। पहले तो ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शन था, हर रिलेशन का एक अपना डिमांड था। अभी तो जनरली न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, लेकिन फिर भी फीमेल में एक तो अपनी बात बहुत अच्छे से बताने की आदत भी जनरली लोगों में कम होती है। अनुपमा मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो उनके स्ट्रेस का ये भी होता है कि अगर किसी के इश्यूज नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या किसी का शादी ही देरी से हो रही है, या फिर किसी का बहुत अर्ली होने से किसी और कारण से जो है, इस तरह की भी उनमें मानसिक समस्याएं कहीं ना कहीं धीरे धीरे पनपने लगती हैं। तो इस तरह, या किसी का डिवोर्स हो जाना, अभी भी सोसाइटी इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन को ये भी बढ़ाता ही होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कोई लेडीज है, कोई लेडी है जिसको कि बच्चे नहीं हुए, या फिर उनको बेटा नहीं हुआ, तो जो समाज का जो उसके समाज जो उनकी तरफ देखता है, वो तिरस्कृत नजर से देखता है। उनके कारण उनके मेंटल स्ट्रेस पे बहुत दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और चीजों को इस तरीके से देखने से अच्छा है कि हम अपनी सोच को ही बदलें।
अगर हम खुद अपनी सोच को बदलेंगे, एक परिवार खुद अपनी सोच को बदलेगा, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं पूरा समाज को इस सोच को एक्सेप्ट करना जी होगा। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा मैम, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि जब कोई बीमार हो रहा है, चूंकि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य पे ही बात कर रहे हैं, तो जो पेशेंट है उसे तो ये खुद से समझ में भी नहीं आता होगा, मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ। ये तो उसके फैमिली की जिम्मेवारी है बिल्कुल कि इस बात बिल्कुल को समझे कि ये अभी अगर इनका ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है, ये पहले ऐसी नहीं थी और ये अभी ऐसी हो गई हैं, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे वजह होगा, और यहाँ पे फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक टर्म है मैम। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये फीमेल में अधिक देखने को मिलता है। तो मीनाक्षी मैम, आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में कि ये किस तरह से लोग इसको पहचानेंगे और परिवार कैसे समझेगा कि इन्हें जो है अभी इस तरह से निकालना है, और क्या मेथड होने चाहिए। जी देखिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आपने पूछा, तो बेसिकली व्यक्ति जो है अपने आप को खुद से कम आंकने लगता है कि भाई मेरे पास ये नहीं है। दूसरी महिला को देख रहे हैं, अरे मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, वो देख रहे हैं बाहर वो कमाने जा रही है, शायद खास करके ये हाउस टेंडेंसी वाइफ में बहुत देखने को ज्यादातर है। मिलती है मैम, हाँ, फीमेल में ये कि भाई टेंडेंसी बहुत ये देखने को बाहर मिलती जाके है। काम जी, कर रही है, उसको फ्रीडम है और मुझे नहीं वो फ्रीडम है। मुझे फ्रीडम लेकिन कभी नहीं है। कभी पता है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, वो सुपीरियरिटी बन के दिखता है। व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करने ओके। लगता है क्योंकि वो इंफीरियर बातें ना करके अपने को ऊंचा दिखाने के लिए होड़ करना शुरू कर देता है। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अक्सर वो होड़ के फॉर्म में दिखाई देना शुरू होता है। और मुझे लगता है इसके लिए जो, अगर हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अपने खुद के आत्म मंथन की जरूरत है, या तो फिर उनके जो परिवार के लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें उनको ये समझाने की जरूरत है। आई थिंक एक लेडीज में ये अगर हम एक आम धारणा डालें, स्पेशली हाउसवाइफ्स के टर्म में, कि भाई ये नॉन वर्किंग नहीं है, ये स्टेबल होम मेकिंग जी के जी करियर में आपके पास एक करियर है ऑलरेडी। तो आई थिंक जी 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 बहुत सारी लेडीज तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगी। और बहुत सारे जी कारण है, जी। और आर्थिक स्वतंत्रता ना मुझे होना भी लगता है एक कि बहुत कहीं ना कहीं, जी जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एप्रिसिएशन की जो एक हैबिट है एप्रिसिएशन। लोगों में, कहीं ना कहीं उनमें ये इस चीज की भी कमी होती है। हम दिन रात एक रूटीन से सबका केयर कर रहे हैं, हमें एक एप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये उनको बिल्कुल बहुत ही मेंटली बहुत उनको हिल करता है। तो फैमिली में सभी की ये ड्यूटी बनती है, हर किसी की। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल को ही अप्रिशिएट करना है, मेल को नहीं करना। मेल को, अल्टीमेटली हम लोग सभी ह्यूमन बीइंग हैं और सभी की इमोशंस हैं, और सबको अपने इमोशंस के लिए थोड़ी सी प्यार की, थोड़े से गुस्सा की, सब ये सब नेचुरल बिहेवियर है। तो ये थोड़ा बहुत सबके साथ है, तो ये फैमिली को समझना होगा बिल्कुल पर्टिकुलरली फैमिली। जो। जी जी जी, नहीं, बताया जाए मैम। फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल उनके रोल को रियलाइज करने की जरूरत है, उनको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। और जब वो थक जाती हैं, बैठ जाती हैं, कभी कभी होता है महिला बीमार होती है, उसे बुखार होता है और घर के लोगों को पता ही नहीं है कि वो बीमार है। बीमार है, तो इस बिल्कुल। स्थिति में कोई भी महिला जो है वो परेशानी में जाएगी, तो वो तो पहचानने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है सब उससे भी ज्यादा खतरनाक है महिलाओं की अपने आप से एक्सपेक्टेशन। मतलब हम लोग जी की जी। अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम हम्म। 7-8 बजे तक हम नौकरी भी कराएं, फिर घर आके मान लिया हस्बैंड ने बोल दिया कि चलो आज खाना बाहर से मंगा लेते हैं, नहीं नहीं हम तो फुल के घर में ही बनाएंगे बैठ करके, जी, वो भी हम अच्छा खाना बनाएंगे। फिर एक्सपेक्टेशन बच्चे तो ने जी बहुत। जी जी जी, जी, एक्सपेक्टेशन जो है बच्चे वो ने हर दूध पिया जी तो जी हम ही बना के पिलाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि हम इतना ज्यादा काम कर रहे होते हैं इस दबाव में, कि हम खुद को साबित करने के दबाव में इतना ज्यादा काम कर रहे होते हैं सुपर कि वुमेन एंड ऑफ बनना द है। जी। जी नेक्स्ट डे हम खुद ही थक करके फिर खुद ही कंप्लेन करते हैं, अरे इतना काम है और हम से तो किसी हम ने मुझे परेशान हो अच्छा जाते नहीं कहा। हैं। अच्छा नहीं कहा, लेकिन हम खुद ही रियलाइज नहीं करते कि हमारी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन, हम खुद क्या करना चाहते जी हैं। जी जी, थोड़ा सी सेल्फ इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा। और हम, मुझे ये भी एक चीज और भी जो समझ में आता है कि अभी तो हमने बच्चे और फीमेल की बात की, घर के बुजुर्गों का, घर के बुजुर्गों का भी जो स्थिति है अभी की, जो सिचुएशन है, लोग इतने बिजी हो गए हैं, कहीं ना कहीं बुजुर्ग इग्नोर हो रहे हैं। तो ये तो एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बिल्कुल ही गलत चीज है, और उनकी मानसिक स्थिति भी तो बदल रही है। तो यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस पे क्या कहेंगी मैम। देखिए पुराने जमाने में काउंसलर्स की जरूरत नहीं थी इतनी ज्यादा, जी
क्योंकि हम लोग जी जॉइंट जी फैमिली में रहते थे, बहुत सारी जॉइंट चीजें फैमिली जो है फैमिली सिस्टम में हैंडल हो जाती थी, उसमें घर के बुजुर्गों जी का बहुत बड़ा रोल होता था। अब जी आज जी का समय ये है कि रोल चेंज हो रहा है और बहुत ड्रास्टिकली हम्म चेंज हो रहा है। हम्म बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उतना ड्रास्टिक चेंज उनके लिए एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, नए पीढ़ी के लोगों के लिए ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की कमी दोनों तरफ से हो जाती है। जी जी शायद जी जी शायद इसकी जिम्मेदारी, चूंकि वो लोग बुजुर्ग लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तो इसलिए हम्म हमारे कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ सामंजस्य बिठाएं। बिकॉज आज अगर वो उस स्थिति में, तो कल हमको उस स्थिति में रहना है। और हमारे हम्म बच्चे हमसे सीख रहे हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल हमें मिलने बिल्कुल वाला है। तो जो हमें ये मिलने हमें वाला बिल्कुल है याद रखना है जी कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमें मिलने वाला है, क्योंकि बच्चे हमें देख रहे हैं। बच्चे हमें देख कहने रहे से नहीं, वो देख के सीखते हैं। तो हैं अगर जी जी आप अपना खुद का अच्छा बुढ़ापा चाहते हैं, तो अपने बुजुर्गों को अच्छा बुढ़ापा दीजिए। एक मैं तो यही कहूंगी। अनुपमा मैडम से जानना चाहेंगे, ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है जो हमारे अभी बड़े बड़े शहरों में है, हमारे इधर बिहार में अभी इसका कॉन्सेप्ट अभी वैसे खुल के नहीं आया है, हालांकि एक आध जगह तो बातें सुनने को आई हैं। तो जी हमारी जो अपनी एक संस्कृति है, जी इस संस्कृति में इस ओल्ड एज होम का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी बात करते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी बात करते हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट आप कैसा सोचती हैं मैम इसके बारे में? देखिए, ओल्ड एज होम का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में कभी था ही नहीं। ये तो जी जी एक्चुअली कल्चर की कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने आजकल काफी प्रचलित कर रखा है। जी मेरा जी जी मेरा मानना है कि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं खुद को, तो हम कहीं ना कहीं ये पाते हैं ओल्ड एज होम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि जो हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ हमारी आपसी सहमति नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं अहम का टकराव होता है। दूसरी जी बात जी ये भी आती, मैं इसमें किसी एक पक्ष को दोष नहीं दूंगी, मैं दोनों जी ही जी को जी बिल्कुल मानती हूँ। क्योंकि आज हम्म का जो करंट जनरेशन है, वो अपने आप में बहुत बिजी है, टाइम नहीं दे पाता है पेरेंट्स को। हम्म पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन ज्यादा इस सेंस में रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कर रखा है, तो वो ये समझते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा समय हमें दे सकते हो, जो उनका हक भी है, अधिकार भी है। लेकिन जब हम आपसी सहयोग नहीं कर पाते हैं, उनको मान सम्मान नहीं दे पाते हैं, आपसी टकराव कहीं ना कहीं होता है। और तब ये स्थिति आ जाती है, ये सिचुएशन पैदा होती है कि या तो वो खुद अपनी मर्जी से ओल्ड एज होम चले जाएं, या हम उन्हें मजबूर कर दें। लेकिन मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ऐसा डिसीजन लेने से पहले खुद बहुत गंभीरता से इस विषय पे सोच ले, बिल्कुल क्योंकि कहीं ना बिल्कुल कहीं वो भी समय उनका भी बुढ़ापा आएगा, और उनके जी बच्चे भी उनको आश्रम की जी रास्ता दिखा सकते। जी जी और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लाइफ को समझना जरूरी है। सिर्फ हम एक भागम भाग में लगे हुए हैं, ये इस तरह से ये तो जीवन नहीं है। भागम भाग में लगना, अपने लिए भोजन और अपने लिए सुख सुविधा को जमा करना, इसे तो जीवन नहीं कहेंगे। जी जी कई बार देखिए प्रिया जी, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे कि अपने रोजगार, व्यवसाय, नौकरी की वजह से हम अपने शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, या फिर हम विदेश चले जाते हैं। जी जी अब लोगों का मानना है कि हम तो विदेश में हैं या इतनी दूर है, हम पेरेंट्स के पास नहीं आ सकते। आप पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते, बट पेरेंट्स को तो आप अपने पास बुला ही सकते हैं। बुला सकते हैं। और भी बहुत बिल्कुल तरह से आप, हो सकता है कि आप समय ना दे सकें, सभी की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग क्षेत्र हैं, बहुत सारा क्षेत्र है जो एक्चुअल में समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसका मतलब इग्नोर करना नहीं होता है। इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। पेरेंट्स भी ये बात समझते हैं, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं समझेंगे, पेरेंट्स भी समझते हैं, बुजुर्ग भी ये बात समझते हैं। आप इसमें थोड़ी सी तालमेल रखने की जरूरत होती है, बिल्कुल से उन्हें हटाकर एक जी बिल्कुल जी, मंथ के 30 डेज है, 30 डेज में कम से कम 2-3 दिन तो हम अपने पेरेंट्स को देख ही सकते हैं। देख ही सकते नहीं, हैं आप कम से कम उन्हें। मुझे जैसा फील होता है पर्सनली मैं जिन चीजों को फील करती हूँ कि अगर आप अच्छे से बात कर लें
तो मुझे लगता है जनरली लोग पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से बात कर रहे अच्छे से। इसके अलावा इकोनॉमिक और बाकी चीजें तो केयर करना बहुत ही जरूरी है, वो फैमिली टू फैमिली वेरी करता है कि किस तरह से उनकी जरूरतें हैं, उनके हेल्थ की जरूरत है, बहुत कुछ होते हुए भी वो खुद से नहीं कर पाएंगे अपने बुजुर्ग में, अपने उम्र के कारण, और बहुत सारी चीज वो केयर की जरूरत है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जो है कि आप उसके लिए तो दूर से भी मैनेज उन चीजों को कर सकते हैं अगर आप कंसर्न रहते हैं। आप अगर कंसर्न ही नहीं रहेंगे तो अब तो समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। और मुझे लगता है हर ग्रुप के साथ, वो फीमेल हैं, बच्चे भी आजकल जो सफर कर रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है, हम कहीं ना कहीं हम कंसर्न कम होने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहली चीज है कि मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी जो कि वृद्धाश्रम का ऑप्शन देते हैं। जी जी। आप ये सोचिए कि अगर पेरेंट्स के पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो एक समय में उन्होंने 2-3 बच्चों का ध्यान रखा, तो क्या 2-3 बच्चे मिलके अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख सकते? जी मैम। दूसरी बात ये आती है कि आप एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देखें और ये सोचें। जी मैम, समय समाप्ति भी दिख रही है। एक छोटा सा और प्रश्न रह गया है, मीनाक्षी मैम से जानना है कि मैम मेल में जो है कंपैरिजन टू फीमेल, एडिक्शन जो है, जो नशा की चीजें हैं, वो उनमें अधिक देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल नशा नहीं करती हैं, वो भी करती हैं, बट मेल में ये अधिक देखने को मिलता है इन जनरल। तो इसमें भी क्या कोई मानसिक स्थिति वाली कोई बात है या एक ऐसी ही आदत है ये? जी नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि एडिक्शन में जो है एक्चुअली 2 तरीके के फैक्टर्स काम करते हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स और न्यूरो बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अगर हम न्यूरो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो मेल्स का किसी ड्रग को रिएक्ट करने का तरीका है और फीमेल्स का जो तरीका है वो अलग होता है, और वो कितना इंगेज करेंगे उसमें। लेकिन प्रिया जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि फीमेल जो है बायोलॉजिकली बहुत फास्ट प्रोग्रेस करती हैं। अगर कोई फीमेल एडिक्शन में जाती है तो वो थोड़े से ज्यादा की तरफ, मतलब आज अगर 1 पैक पी रही है तो कल 2 पैक, 3 परसों 4 पैक, बहुत तेजी से जाती है कंपेयर टू मेल्स, क्योंकि एडिक्शन का प्रोग्रेशन जो है बायोलॉजिकली बहुत फास्ट होता है मेल्स की तुलना में। लेकिन सोशियो कल्चरली जो मेल्स हैं वो एडिक्शन उनमें ज्यादा पाया जाता है बिकॉज ऑफ मेनी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एज वेल एज बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बट लेडीज का प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होता है। अगर कोई लेडी इन जनरल में जो देखने को मिलता है जाती है तो जी, तो आपको ये मिलेगा कि जो लेडीज एडिक्शन में जाती है तो बहुत जल्दी वो जो है, क्या बोलना चाहिए, टॉलरेंट स्टेज की तरफ मूव कर जाती हैं, बहुत तेजी से उनके अंदर एडिक्शन प्रोग्रेस करता है। तो और लेडीज को नुकसान भी एडिक्शन का ज्यादा होता है, तो लेडीज को तो बहुत सतर्क रहना है कि अगर वो एडिक्शन में गई तो उनका प्रोग्रेस बहुत तेज है। लेकिन चूंकि हमारी न्यूरोबायोलॉजी डिफरेंस है तो एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज कोई भी तरीके का, तो वो मेल्स में ज्यादा पाया जाता है। इनफैक्ट अगर हम क्या बात करें डिसऑर्डर्स की, तो जो मेल्स में ज्यादा है जो कि फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। तो जैसे कि इवन एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको मेल्स में ज्यादा मिलेगा, फीमेल्स में कम मिलेगा, उसी तरीके जी। लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन फीमेल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जी। अभी तो मैम यहाँ तो समय कम है और ये विषय इतना गहरा है कि क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन अब समय समाप्ति की घोषणा इसमें हो गई है मैम। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये विषय बहुत गहरा है और समय बहुत कम। हम अपने चर्चा को समेटने से पहले इस बात की ओर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य न सिर्फ व्यक्ति को परेशान करता है बल्कि पूरे परिवार और इसको को परेशान करता है, और इसकी समस्याएं सबको भुगतनी पड़ती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास हो सकता है, और हम भोजन कैसा कर रहे हैं और किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हमने यह भी चर्चा में देखा कि कमजोर जो होते हैं, जो कमजोर हैं, घर में भी हैं और समाज में भी ये चीज हमने देखा है कि जो कमजोर हैं उन्हें दबाया जाता है और अधिक दबाया जाता है, और कहीं ना कहीं जो दबाते हैं उन्हें ये फील होता है कि अपना वर्चस्व उन्हें महसूस होता है। नागार्जुन ने बड़े अच्छा से कहा है, समझाया है इस चीज को। उन्होंने कहा था कि शास्त्रकारों को बलि के लिए बकरा ही क्यों मिला, कभी शेर और चीता का भी बलि दे तो हम उस चीज को देख पाए।
तो इस तरह से बातों को बताया गया है कि हम अगर अपनी कमजोरी से हमें खुद फाइट करना है, अगर हम उससे अपने को सक्षम नहीं बनाएंगे तो हम मानसिक समस्याओं से घिरते चले जाएंगे। और अभी के भागम भाग समाज में हर कोई स्ट्रेस में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जी रहा है, सभी परेशान है, सभी को कुछ न कुछ चाहिए होता है। और इन सब में स्वभाव जो है, बिहेवियर जो है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस को नियंत्रित करने के लिए जो लोगों में जो कारण आके आया है सामने, 2-3 जो मुख्य रूप से सभी फैमिली में देखने को मिलती है, और खास करके फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सभी फीमेल को यह बात एक बार ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगी इस विषय में कि 2-3 चीजों पर अपना सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए। पहला, जिसमें सबसे पहला चीज है कि हमारा कंट्रोल हर चीज पे नहीं हो सकता, ये मान लीजिए। हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर जितनी भी समस्याएं हैं या जितने भी सिचुएशंस हैं, इनफैक्ट हम सभी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीजें अपने आप समय के साथ ही ठीक होता है, हमें इसको मान लेने से हमारा स्ट्रेस कम रहेगा। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है परफेक्शनिस्ट होना। फीमेल में यह भी हमने देखा है कि हर काम हमें परफेक्शन से चाहिए। हमने इस चीज को यहाँ रखा था, तुमने यहाँ क्यों नहीं रखा, और इस बात को लेकर ज्यादा जो है परेशानी हो रही है। परफेक्शन होना चाहिए, अच्छी आदत है, बच्चों में ये सिखाना है, हमें भी वो रखना है, हमें घर भी रखना है, सारी चीजें मेंटेन करना है, करियर भी परफेक्ट होना चाहिए, घर भी परफेक्ट होना चाहिए, सारी चीजें परफेक्ट हो, बहुत अच्छी बात है। पर हर चीज परफेक्ट करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए इन चीजों को लेकर स्ट्रेस में रहना, आप अपने आप को ही बीमार कर रही हैं, और आपके बीमार होने से पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, इसलिए आपको बीमार होने का अधिकार नहीं है, ऐसे इसे समझिए। और तीसरी बात है, एंजॉय करने की एक आदत अभी लोगों में आ गई है। अच्छी बात है, एंजॉय करना चाहिए, हर जगह एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है अति सर्वत्र वर्जिते। कोई भी चीज अगर अति हो जाए तो वो आपके लिए बीमारी हो सकता है। अगर हम हर जगह सिर्फ यह सोच कर जाएं कि हमें एंजॉय करना है, तो आप किसी भी सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और वहां से आप दुखी होकर ही आएंगे, और कहीं ना कहीं अपने अंदर स्ट्रेस वाले बकेट को भरते हुए नजर आएंगे। तो इन सारी चीजों पर सभी फीमेलों से आग्रह है, आप लोग इसे ध्यान रखें, इस चीज को पॉइंट आउट करें, और कहीं ना कहीं जीवन के आपाधापी में हम खुद से अपना नियंत्रण खो रहे हैं। जरूरत है, मैंने पहले भी कहा, मैं एक बार फिर इस बात को कह रही हूँ, सभी को समय के साथ, मेल हो या फीमेल, सभी को सेल्फ इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। समय अपने लिए समय जरूर निकालिए, जिंदगी आपकी है, आपको अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ है देखने के लिए, सीखने के लिए और जानने के लिए। देखिए, समझिए, जानिए और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूंगी और अपने सभी अतिथियों को और अपने सहयोगियों का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, तथा नए विषय के साथ फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। हम लोग बहुत आभारी हैं स्मार्ट फाउंडेशन की कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और हमें मौका दिया इस तरीके से इतनी आधी आबादी के साथ इंटरेक्ट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।